तथास्तु की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल बगैर परेशानी के खुल के खेल पा रहे होंगे और आप सभी का मैं स्वागत इस कारण से भी कर रहा हूँ क्योंकि यार आप कोई आम छात्र नहीं है। मैं जीत स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस तथास्तु की खास क्लास में। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग एक बार बता दीजिए। माहौल पूरा एकदम खड़काने के लिए तैयार है। आप बता दूं मेन टॉपिक तो आज का हमारा इलेक्शन कमीशन है, बट मैं कोशिश करूंगा इलेक्शन कमीशन के साथ साथ हम अपने आज के पार्ट 16 अथवा पार्ट 17 को भी आज यहीं पर निपटा दें क्योंकि बहुत बड़े-बड़े लोग आज की इस क्लास के अंतर्गत आए हैं। मैं देख पा रहा हूँ क्लास के अंतर्गत बहुत बड़े-बड़े GAJODHAR का जो है क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, चलो तो कैसे हैं आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है ये भी बता दीजिए क्योंकि तथास्तु की सेकंड लास्ट क्लास आपकी चल रही है और पूरा जिसे कहते हैं ना पूरा माहौल यहाँ पर काटा हुआ है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। पॉलिटी की क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए क्या बोल दिया था। अच्छा, तथास्तु पॉलिटी की क्लास चल रही है और ये पॉलिटी की बेसिकली जो है ना सेकंड लास्ट क्लास है। ओके, इसका हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होगी। ओके ओके, ठीक है, ओके स्टार्ट करें बच्चे। ठीक है, ओके ओके स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो मैंने शुरुआत में ही कहा था जब मैंने इसको स्टार्ट किया था उसी समय मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था कि मेरे लाल इस चीज को हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है, चलो यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत में कहा था कि मैं आपको पॉलिटी को कंप्लीट कवर करा दूंगा। पॉलिटी को यहाँ कंप्लीट कवर कराएंगे तथास्तु के अंदर। ये तथास्तु है ना बच्चे, ये तथास्तु है ना। तो तथास्तु के अंदर ही मैंने कहा था कि मैं आपको पहले पॉलिटी कवर कराऊंगा। जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्टों पे चर्चा करूंगा, जैसे कि मैं हिस्ट्री पर चर्चा करूंगा, जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स पे चर्चा करूंगा, जैसे कि मैं ज्योग्राफी पर चर्चा करूंगा। तो ये वो विषय हैं जो आपके आगे शुरू होने हैं। अभी शुरुआत हम पॉलिटी से कर चुके हैं तो इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है रेगुलर बेसिस पर और कुछ अच्छे कॉन्सेप्टों को क्लियर करना होता है। तो पॉलिटी को पढ़ाते हुए मैंने आपसे कहा था कि बच्चे इसकी जो लाइव है वो आपको देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर, बट अगर इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना चाहते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो वो आपको ऐप पर ही देखने को मिलेगा। यूट्यूब पे खाली लाइव होता है या इसकी पीडीएफ भी अगर आप चाहते हो तो इसकी पीडीएफ भी केवल और केवल आपको ऐप पर ही देखने को मिलेगी। तो पॉलिटी को पढ़ने के लिए संविधान को पढ़ना जरूरी है मेरे लाल। तो संविधान को जब आप पढ़ते हैं तो करते हैं कमाल। संविधान को पढ़ने के तरीके हैं तीन तरीके का मतलब है तीन खंड है, तीनों ही पढ़ने होते हैं। पहले पढ़ना होता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम पढ़ चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, इसका मेकिंग हम पढ़ चुके हैं। हम इसकी संरचना की चर्चा कर रहे हैं और संरचना के अंदर यूपीएससी को क्लियर हम लास्ट क्लास में करके आज की क्लास में टुडे आज की क्लास में हम भाग 16 को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि भाग 16 अर्थात चुनाव आयोग की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। राइट, परफेक्ट। पार्ट 16 का आज डिस्कशन होना है जिसको हम जानते हैं चुनाव आयोग के तौर पर, चुनाव आयोग के तौर पर हम जानते हैं। ठीक है, चलो तो आज हमने बहुत सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाली थी तो जो करंट अफेयर की बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो रुक गई है। ठीक है, वो भी आपकी जल्दी आ जाएगी। जिस बच्चे को वॉइस में इशू है एक सेकंड रुको भाई, हम माइक ही बदल देते हैं, माइक ही बदल देते हैं हम लोग के लिए। माइक ही चेंज कर दिया गया है, अब तो आवाज साफ होगी। चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात यहाँ पर शुरू होती है कि सर चुनाव के लिए भारत के संविधान का कौन सा जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो थोड़ा सा बताइए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भारत के लिए निर्वाचन आयोग इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर हम बात करें संविधान का पार्ट 16 इज अ डिफरेंट थिंग। संविधान का जो पार्ट 16 है वो एक अलग चीज है। पार्ट 16 में बताया गया है भारत में चुनावी प्रावधान यानी इलेक्शन प्रोसीजर्स इन इंडिया, चुनावी प्रावधान अलग है और ये इलेक्शन प्रोसीजर्स ही हैं आपके बच्चे। क्या होते हैं सर, इनको बोला जाता है संविधान का पार्ट 16 का मतलब है चुनावी प्रावधान आपके यहाँ बताए गए हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं इसकी चुनावी प्रावधानों की। यहाँ चुनावी प्रावधान इलेक्शन प्रोसीजर्स आते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, अब सर जो इलेक्शन प्रोसीजर्स हैं आपने बताया चुनावी प्रावधान कहलाएंगे, मैं बिल्कुल कहलाएंगे। तो सर इसमें आर्टिकल कितने हैं? दरअसल इसमें आर्टिकल की बात करें तो 324 से 329 तक आर्टिकल इसमें होते हैं। 324 से 329 तक आर्टिकल इसमें जाते हैं और अगर मैं इन्हीं आर्टिकल्स का डिस्कशन करता हूं, लेट्स सपोज इफ आई डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स, देन हमें क्या समझ में आएगा। सर इन आर्टिकल्स का डिस्कशन अगर मैं करता हूं तो हम भाग 16 के आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। भाग 16 आर्टिकल 324 से 329 का डिस्कशन अगर मैं करूं, इसका डिस्कशन अगर मैं करूं तो इसमें कौन-कौन से आर्टिकल्स होंगे हम एक बार वो देख लेते हैं। बहुत प्यार से मैं समझाता हूं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं इसका एक ब्रीफ दे रहा हूं पहले आपको ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। पहले मैं इसका ब्रीफ देता हूं, फिर मैं इससे रिलेटेड फैक्टरों की बात करूंगा। पहले मैं क्या बता रहा हूं बेटा, संक्षिप्त बता रहा हूं और ये संक्षिप्त में बता दूं हमेशा ही हैंड रिटन सो दैट कि बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, चलो बात करते हैं ब्रीफ के बारे में। बताइए सर इसका ब्रीफ क्या होगा। मेरे लाल इसका ब्रीफ कुछ कमाल का होता है। सुनो मेरे लाल इसका ब्रीफ है कुछ कमाल, जिसको आप समझेंगे कुछ इस प्रकार से। इस ब्रीफ में आता है पहले आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में हमारे चुनाव आयोग की स्थापना संरचना बताई गई है। चुनाव आयोग की स्थापना संरचना कैसे कैसे होगी मैं आगे बताऊंगा। चुनाव आयोग की स्थापना है, संरचना है, स्थापना और संरचना पेपर के लिए इतना पर्याप्त है। स्थापना संरचना मतलब यहाँ एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रक्चर की बात की गई है, मतलब यहाँ एस्टैब्लिशमेंट की चर्चा की गई है एंड स्ट्रक्चर की बात की गई है एंड स्ट्रक्चर की बात की गई है। एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 324 के बाद आर्टिकल 325 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 324 के बाद आर्टिकल 325 की बात करते हैं। तो मेरे नाल आर्टिकल 325 क्या है सर? आर्टिकल 325 का अपना अलग हिसाब किताब है। इसके अंदर बताया जाता है चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन सूची तैयार करना, आयोग द्वारा निर्वाचन सूची, आयोग के कार्य ठीक है स्लैश निर्वाचन सूची तैयार किया जाना, निर्वाचन सूची तैयार किया जाना, सूची तैयार किया जाना, निर्वाचन की सूची तैयार करना। तो निर्वाचन सूची का मतलब क्या होता है बच्चे, जो इलेक्शन आपकी कंडक्शन होता है तो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएट होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज आपका क्रिएट इसी के माध्यम से होता है। ये भाग 15 है, मैं बार-बार गलती से 16 लिखे जा रहा हूं, ये भाग 15 है, ये भाग 15 है, यूपीएससी 14 होता है। दिस इज पार्ट आपका कौन से नंबर का है? यह पार्ट आपका कहलाता है 15वें नंबर का। मैंने दो जगह पार्ट 16 लिख दिया, ठीक है मैं माफी चाहता हूं, पीछे भी मैंने पार्ट 16 लिख दिया जबकि पार्ट 15 है। चलो ओके ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला पोर्शन, अगला आपका होता है निर्वाचन सूची का तैयार किया जाना, इलेक्टोरल कॉलेज का रेडी होना, इलेक्टोरल कॉलेज का रेडी होना, इलेक्टोरल कॉलेज का रेडी होना आपका बताया जाता है। निर्वाचन मंडल जो होता है उसके अंदर लिस्ट या सूची वगैरह तैयार किया जाना, वो सब चीजें यहाँ पर होती हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ होती हैं। इलेक्टोरल कॉलेज आपकी जो होती है इसको बोलते हैं निर्वाचन सूची, यानी जो लिस्ट होती है, लिस्ट उसकी चर्चा यहाँ पर की जाती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 326, यह आपके विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करता है। यहाँ बात की जाती है विधानसभा लोकसभा चुनाव, विधानसभा लोकसभा चुनावों की चर्चा की जाती है, चुनावी प्रक्रिया की चर्चा की जाती है, बताया जाता है कि प्रक्रिया कौन सी है। वैसे ये प्रक्रिया कौन सी है, इसको बोला जाता है वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार होता है, इसी को बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसी को बच्चे एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। फिर होता है आपका 327, आर्टिकल 327 बताया जाता है विधानसभा चुनाव के प्रावधान कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। बताया जाता है विधानसभा चुनाव प्रावधान संसद बनाएगा, चुनावी प्रावधान संसद बनाएगा, संसद बनाएगा, ये बताया जाता है। मतलब कि अगर जैसे यूपी में कोई इलेक्शन होना है, लेट्स सपोज यूपी में कोई इलेक्शन होना है, तो बच्चे यूपी के इलेक्शन के बारे में जो डिस्कशन किया जाएगा कि चुनाव कब हो, कैसे हो, क्यों हो, ये डिस्कशन भी कहां पर होगा सर? ये डिस्कशन भी आपके पार्लियामेंट में ही होगा। राइट, इसके आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 327 के बाद आर्टिकल 328। इसके अंदर एक और क्लैरिटी दी गई है आर्टिकल 328 में। आर्टिकल 328 में बताया गया है कि सर
राज्य के अधीन होने वाले चुनावों पर विधानमंडल कानून बनाएगा। ठीक है, राज्य के अधीन चुनावों पर, राज्य के अधीन चुनावों पर, राज्य के अधीन चुनावों के प्रावधान, राज्य के अधीन चुनावों के प्रावधान, राज्यों के अधीन चुनावों के प्रावधान आपका कौन बनाएगा? सर राज्यों के अधीन अगर चुनावों के प्रावधान है तो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो सर वो विधानमंडल बनाएगा, यानी राज्य स्तर लेजिस्लेचर बनाएगा, विधानमंडल बनाएगा। मैंने आपको बताया ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी कि सर अगर हम बात करते हैं इलेक्शंस अंडर स्टेट हैंडल्ड बाय लेजिस्लेचर, इलेक्शंस अंडर स्टेट, इलेक्शंस अंडर स्टेट मैनेज्ड बाय लेजिस्लेचर। ये कौन देखेगा सर? इनको लेजिस्लेचर के द्वारा इनको देखा जाएगा कि भैया जो अधीन चुनाव जितने भी उनको लेजिस्लेचर ही देखेगा, राइट? जी हाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होता है 329। इसमें बहुत ही सरल चीजें हैं कि सर इलेक्शन कमीशन के कार्यप्रणाली में सुप्रीम कोर्ट का दखल न होना, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक होगी, न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक होगी, न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक होगी, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक आपको देखने को मिलेगी। प्रोहिबिशन ऑफ कोर्ट इंट्रूड, प्रोहिबिशन ऑफ कोर्ट इंट्रूड हो जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ कोर्ट इंट्रूड आपको देखने को मिल जाएगा, कोर्ट इंट्रूड आपको देखने को मिल जाएगा कि कोर्ट के इंट्रूड पर पूरी रोक रहेगी। इस बारे में भी पूछा जाता है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। बात है सर में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सुशांत यादव पूछ रहे हैं सर यूपीपीएससी का बैच कब आएगा? मेरे लाल मेरा पीएससी का बैच जो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा अप्रैल में। अप्रैल में आता है मेरा पीएससी बैच। एक 327 और 326 में क्या डिफरेंस है, ऐसा मुझे पूछना है। लाल 326 का जो है वो विधानसभा लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी कि वो एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, वो आपकी यहाँ बताई गई है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ जो विधानसभा चुनावी प्रावधान है भाई, ये राज्य के अधीन जितने भी चुनाव है वो विधानमंडल बनाएगा, वो संसद बनाएगी, वो बताया गया है। और यहाँ पर चुनाव होंगे कैसे वो बताया गया है। ठीक है, चलिए तो ये आपको देखने को मिलेगा पूरा आर्टिकल्स ऐसे ऐसे जी इसमें होते हैं, बट इसमें ना छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग है। ठीक है, जैसे अज्जू भाई इसमें आप समझना कि इसमें पूछा जा रहा है कि सर जैसे चुनाव आयोग की स्थापना संरचना कैसे हुई। स्थापना हर कोई जानता है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है वो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। इसी वजह से 25 तारीख को आज हम अपना क्या मनाते हैं, इसको नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, राइट? दूसरा एक सवाल होता है कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसका स्ट्रक्चर जो था प्रारंभ में जो था एकल था, इनिशियली कितना था, एक था, फिर 1989 में जाकर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस से 3 हो गया, फिर 1990 में ये फिर 1 हो गया, 1990 में ये फिर 1 हो गया, फिर दोबारा से 1993 में स्थायी तौर पर इसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। तो ये पॉइंटर्स होते हैं, इसको हमें समझना होगा कि आखिरकार ये परिस्थिति उत्पन्न कैसे हुई। ठीक है, जी हां। तो ये इसके बारे में आप याद रखेंगे कि 25 जनवरी आपको इधर देखने को मिलता है, राइट? बहुत बढ़िया से हम इसके बारे में समझना शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्या आर्टिकल 324 के बारे में। बच्चे ये आर्टिकल 324 है जो बताता है इसकी संरचना के बारे में। हमें पता लगता है कि सर यहाँ पर बताया गया है चुनाव आयोग स्थापना संरचना, स्थापना है, संरचना है, कार्य है, संरचना है और इसके कार्य है। तो स्थापना में संरचना से आपको पता लगा सिर्फ इसकी प्रकृति कैसी, नेचर कैसी है, स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और मेरे भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, इसके पीछे का भी कारण है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के पीछे का कारण ये है कि संवैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि इसके आर्टिकल मौजूद है। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको हमने क्यों कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके पीछे का कारण है क्योंकि इसके लिए आर्टिकल मौजूद है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाएगा। दूसरा, इसका काम क्या होता है, इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, ये क्या क्या काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं बताइए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटीज क्या, पहला ये पार्लियामेंट के अधीन चुनाव कराता है। पार्लियामेंट के अधीन चुनाव कराता है का मतलब क्या है सर जी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके सबके चुनाव कराता है, मतलब कि ये किस किस के चुनाव कराता है मेरे लाल? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के चुनाव कराता है सर? संसद में सबके चुनाव कराएगा, मतलब कि राष्ट्रपति चुनाव यही कराएगा, उपराष्ट्रपति चुनाव यही कराएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव यही कराएगा, आपके सांसदों के चुनाव यही कराएगा, और जितने भी आपके सांसद हैं सबके चुनाव यही कराएगा। सांसद दो प्रकार के हो सकते हैं, लोकसभा के अलग, राज्यसभा के अलग, तो दोनों के चुनाव यही कराएगा। मतलब लोकसभा के अलग, राज्यसभा के अलग, और दोनों के चुनाव यही कराएगा। राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर दो तरीके के हो सकते हैं, विधान परिषद, विधानसभा, दोनों के चुनाव यही कराएगा, राइट? यहाँ पे मैंने बढ़िया तरीके से बताया भी है कि भाई सबके चुनाव यही कराता है। याद रखना, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता। और राज्य निर्वाचन आयोग आपको 243 में आपको देखने को मिलता है, 243 के और 243 ZA यहाँ पर वो आपको देखने को मिलते हैं। नगर पालिका का अलग है और आपका जो है नगर पंचायत का अलग है। ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे और समस्या आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, समस्या आपको इसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। ठीक, बताइए, बात आई समझ में? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये पहले मैंने आपको आर्टिकल 324 के शुरुआती तौर पर मैंने बताया। पार्टियों को सिंबल असाइन भी यही करता है। जी हाँ, यही करता है। मैं आगे नेशनल पार्टी के बारे में बताऊंगा। आजू आगे लिखो। नेक्स्ट अगले पॉइंटर की हम बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी हुई है, इसकी 1 बनाम 3 का सफर कैसे चला है। अब यहाँ पे मैं आपको एक यूपीएससी लेवल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर आप सच में समझना चाहते हो तो शांति से सुनो। ठीक है, चलिए, और सबके सब लाइक कर दो। उसके बाद आप लोगों के जो डाउट है, जेन्युइन डाउट मेरे पास दिखा पाएंगे, वरना क्लास के अंदर क्या ही कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर सच में कोई डाउट है पूछ लो लाइक करने के बाद। और यहाँ पर मैं आपको ये यूपीएससी लेवल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आयोग की जो संरचना है ये कहाँ पे लिखी होती है सर? आयोग की संरचना आर्टिकल 324 में ही है। अब इसमें समझना कि इसकी संरचना कैसे कैसे बढ़ी। पहले एकल सदस्य बॉडी थी 1950 से 1989 तक। स्थापना कब हुई? स्थापना में बता चुका हूँ, स्थापना इसकी होती है 25 जनवरी में। 25 जैन में इसकी स्थापना होती है कब? 1950 में। लेकिन इसको मल्टी मेंबर कब बनाया गया? 1989। रीजन क्या था? क्योंकि 61वें संविधान संशोधन से आयोग को 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे प्रेशर आ गया, वर्कलोड बढ़ गया। अब उस वर्कलोड की वजह से यहाँ समस्याएं आने लगी और यहाँ पर राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी करा। और यहीं पर क्या किया? राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया। राष्ट्रपति ने क्या काम करा? ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी किया। राष्ट्रपति अध्यादेश आया और राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद जैसे ही राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है, जैसे ही राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है उसके तुरंत बाद इसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। तो मैं यहाँ समझता हूँ इस समय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, इस समय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? यहाँ पे मैं एक नया स्लॉट डाल रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे एक नया स्लॉट डाल रहा हूँ, ये रहा, ये लीजिए। मैंने आपको बताया कि सर अगर हम बात करते हैं इस समय जो पहले से थे उनका नाम था वीएस पेरी शास्त्री। यहाँ पहले से जो थे उनका नाम क्या था? वीएस पेरी शास्त्री थे। वीएस पेरी शास्त्री पहले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस समय थे, ऑलरेडी थे। जो नए लोग अपॉइंट हुए, जो न्यू लोग यहाँ पर अपॉइंट हुए वो कौन कौन थे? सर यहाँ न्यू लोग अपॉइंट होते नहीं,
और वो न्यू लोग कौन-कौन है बताइए सर? सर यहाँ जो न्यू लोग अपॉइंट हुए उनके बारे में लिखना है, न्यू पर्सन्स कौन-कौन आते हैं? वो आते हैं एस.एस. धनुआ और वी.एस. सेगल और वी.एस. शेगल आपके आते हैं। एस.एस. धनुआ और वी.एस. सेगल आपके आते हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर काम को आगे बढ़ाया गया। किसके द्वारा? सर एस.एस. धनुआ के द्वारा, एस.एस. धनुआ के द्वारा और वी.एस. सेगल के द्वारा। तो यहाँ ये 2 लोग आते हैं एस.एस. धनुआ, वी.एस. सेगल। ये दोनों आए, इन्होंने यहाँ कार्य को किया, मामले को संभाला। ठीक बात? जी हाँ। अब यहाँ पर आता है कि 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से इसको पुनः सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि जो वर्कलोड था वो खत्म हो चुका है, अब आप दोनों यहाँ से चले जाओ। लेकिन हटाने की एक इनकी विशेष प्रक्रिया होती है कि अगर ये अपने पद पर कोई ऐसा काम कर दें जो अनुचित हो तो इनको हटाया जा सकता है, या ये अपने पद पर रहकर भी बातों को ठीक से ना कर पाए तो इनको हटाया जाता है। स्थिति कुछ अलग उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रपति इनको बगैर कारण के हटा देता है, कहता है कि मुझे अब लोड नहीं चाहिए। तो ये दोनों सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वी.एस. सेगल जो है ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि हमको हटाने की जो प्रक्रिया का चयन किया गया है वो गैर संवैधानिक है। बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का आकलन किया और उन्होंने जाना कि जब ये अपॉइंट होते हैं तो यह एक प्रकार से आपके इलेक्शन कमिश्नर ही कहलाते हैं और इनको हटाए जाने की प्रक्रिया संसद से विशेष बहुमत पारित करके ही बनती है और इनको राष्ट्रपति ने केवल आदेश के माध्यम से हटा दिया है, जो कि असंवैधानिक है। और ऐसी परिस्थिति में इनको दोबारा से नियुक्त किया जाए। सरकार के ऊपर एक ब्लेंडिंग प्रेशर क्रिएट हो गया। सरकार के ऊपर जब यह प्रेशर क्रिएट होता है तो इस वजह से अक्टूबर 1993 में एक संसदीय विधेयक द्वारा स्थायी तौर पर स्थायी यानी इसको परमानेंट बेसिस पर क्या किया जाता है? परमानेंट बेसिस पर इसको अब बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर आता है और ये कुछ इसी प्रकार से आया है। ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल से आप ये तो समझ पाएंगे। ठीक है। आशीष महेश्वरी का कहना है जीआरएसएस नहीं आई है। आशीष महेश्वरी पीछे कुछ समय से मेरा शेड्यूल की बैंड बजी पड़ी थी, जिस कारण से आपको वह डेटा नहीं पहुंच पाया। अब शायद कल कहीं जाकर यह आपकी जैसी पॉलिटी खत्म होगी, उसके बाद मैं इस वाले स्लॉट के अंदर आपके जीआरएसएस का निर्माण करूंगा और जीआरएसएस आगे 3 दिनों के अंदर आपके पास सभी पहुंच जाएंगे। जितनी भी हमारी रुकी हुई जीआरएसएस है वो भी पहुंच जाएंगे। बार-बार कमेंट करके आप अपने आप को कष्ट ना दें। पढ़ते हुए अपने दिमाग को स्मूथनेस दें। कष्ट तो आपके जीवन में वैसे भी बहुत है। ठीक है, बात को समझिए। अब एक इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर और सैलरी कैसे काम करती है? सर इनकी शक्ति और वेतन कैसे है? इनकी पावर और सैलरी कैसे काम करती है? तीनों आयुक्तों के पास समान शक्तियां हैं, बराबर पावर्स हैं। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। एक और इसके अंदर पॉइंटर क्रिएट होता है कि सर तीनों आयुक्तों के पास समान शक्तियां हैं, बट इसके अंतर्गत एक पॉइंटर आपका होगा कि सर हटाने की शक्ति रिमूवल प्रोसेस में अगर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जाता है, अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जाता है, तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सलाह देते हैं। शक्तियां समान हैं, बट इनको पद से हटाने में या फिर अन्य 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 आयुक्तों को पद से हटाने में अन्य आयुक्तों को पद से हटाने में मुख्य की सलाह की जरूरत होती है। अन्य आयुक्तों को पद से हटाने में मुख्य की सलाह चाहिए होती है। मुख्य की सलाह आवश्यक है। सलाह आवश्यक है, ये पॉइंट होता है, आवश्यक है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सलाह की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, तो यहाँ पर बताया गया, वरना बाकी सब कुछ चीजें सेम देखने को मिलती हैं। बातें समझ? तो मेरे भाई यह है आपकी आयोग की संरचना और इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इसका एवोल्यूशन या कंपोजिशन कैसा है वो यहाँ बताया गया है। अगर ये बात समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्लियर? जी हाँ। इसके बाद हम बात करते हैं आयोग की संरचना के बाद छोटी मोटी बातें कि इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि भाई साहब नियुक्ति जो प्रक्रिया है विवाद और वर्तमान कानून के लिए क्या है, अपॉइंटमेंट में डिबेट और करंट लॉ क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट होती है इसको लेकर वर्तमान में कुछ झंझट चल रहे हैं उनको समझते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है समिति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2019 में और इस फैसले में कहा गया था कि समिति बनेगी जिस समिति में पीएम होगा, सीजीआई होगा और विपक्ष का नेता होगा। लेकिन 2023 में जो अधिनियम आता है और यह पारित भी हो चुका है इसमें कहा गया है कि समिति होगी, इसके अंदर पीएम होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता होगा। और ऐसा किस आधार पर किया गया? अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे लाल इसके लिए एक आधार आप समझिएगा। इसका आधार क्या है? सर इसका आधार वास्तविकता में यह है कि कार्यकारी और न्यायिक साथ में मिलकर काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग यह एक संसदीय प्रक्रिया है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया पद है सीजीआई। तो सीजीआई का यहाँ पर शामिल होना यह असंवैधानिक है, तो वह यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता। तो यह कहते हुए यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया कि आप इनका अपॉइंटमेंट में भाग नहीं लेंगे। हालांकि इस चीज को लेकर किसी ने भी सवाल नहीं उठाए। आपने ना तो राहुल जी ने सवाल उठाए ना किसी और ने। इसके पीछे का कारण क्या है कि जब आप खुद खुश होते हैं तो आपको दूसरों को दुख दिखाई नहीं देते। ठीक है, ऐसा आपके साथ भी होता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाएं और आपका मित्र सेलेक्ट ना हो तो आपको दुख नहीं होगा। हाँ, अगर आप दोनों ही सेलेक्ट ना हो तो दोनों को दुख होगा। अगर एक भी सेलेक्ट हो जाएगा तो दुख फिर केवल एक को होगा, क्योंकि जिसको चोट लगती है दर्द वही समझता है। आगे हम बात करते हैं। सीजीआई को समिति से हटाकर कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, जिससे नियुक्ति में कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ गया। अपॉइंटमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव हावी हो गई, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद समझिएगा किस तरीके से बातें यहाँ पर होती हैं। ये आर्टिकल जो मैंने आपको समझाए हैं इनके बारे में थोड़ा सा फिर से समझ लेना कि सर अधिरक्षण निर्देशन नियंत्रण आपका 324 में है। धर्म जाति लिंग आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जब इलेक्टोरल रूल्स आपके बनाए जाएंगे, इसको लिखने का तरीका यह है, आर्टिकल 325 में बताया जाता है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसमें? निर्वाचन सूची तैयार की जाने में। निर्वाचन सूची तैयार की जाने सूची तैयार की जाए। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज आपका बनता है शक कि भाई आप चुनाव में वोट डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको पता लगती है आर्टिकल 325 में। जब हम आर्टिकल 326 में वैस्ट मताधिकार की बात करते हैं, एडल्ट सफरेज की बात करते हैं कि 18 से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति वोट डालेगा। और यह किस प्रकार के चुनाव की बात की जा रही है? सर यहाँ पर विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात की जाती है। विधानसभा प्लस लोकसभा चुनाव की बात यहाँ पर की जाती है। और एक चीज और यहाँ पर क्लियर की जाती है कि मेरे भाई यहीं पर बताया जाता है कि वोटिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कहा जाता है कि वोटिंग या वोट एक प्रकार का क्या है? सर वोट एक प्रकार का आपका संवैधानिक अधिकार है, आपसे छीना नहीं जा सकता। संवैधानिक अधिकार है जो आपसे छीना नहीं जा सकता। राइट टू वोट आपको यहीं पर उल्लेखित किया गया। यहीं पर उल्लेखित क्या है मेरे लाल? यहीं पर सर आपका राइट टू वोट उल्लेखित है। राइट टू वोट आपका उल्लेखित है। और वो कैसे? मैं बता देता हूँ। अगर आप 18 वर्ष से अधिक के हैं, तो आपको वोट डालने का अधिकार होगा, आप वोट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वोट डालिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 327 चुनाव पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। अब यहाँ चुनाव पर कानून बनाने की संसद की शक्ति है। आपका चुनाव लोकसभा में है,
आपका चुनाव विधानसभा में है, उस पर कानून कौन बनाएगा? सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगा। मतलब आपका चुनाव संसद में हो, आपका चुनाव संसद में ना होकर आपका चुनाव विधानसभा में हो, विधानमंडल में हो, चुनाव कौन बनाएगा मेरे लाल? सर इसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसके? पार्लियामेंट की है। बात है समझ? बहुत बढ़िया। ओके चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 328 चुनाव पर कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति है। यह चुनाव पर कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति यदि राज्य के अधीन चुनाव है, यदि राज्य के अधीन चुनाव है, राज्य के अधीन चुनाव, राज्य के अधीन चुनाव कौन-कौन से होते हैं बताओगे एक बार? तो राज्य के अधीन चुनाव अगर हैं, राज्य के अधीन चुनाव होते हैं पंचायत के और आपके जो है नगर पालिका के। पंचायत के चुनाव हो सकते हैं या फिर यह चुनाव आपके नगर पालिका के हो सकते हैं। नगर पालिका के हो सकते हैं। पंचायत या नगर पालिका के चुनाव आपके हो सकते हैं और ये अगर होते हैं कि पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये बात क्लियर होती है कि कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। और लास्ट बचता है 329 चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है, बार टू कोर्ट इंटरफेरेंस। मैंने आपको पीछे भी बताया, अब दोबारा भी बताया और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब आपको ये सेम चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करता हूं। ठीक है चलो अब हम बात करते हैं। ठीक है चलो प्रणाम भाई ट्रैवलर विद नितिन, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना पर्याप्त होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं कि यह हमारा इसकी शक्तियां और फंक्शंस कैसे होते हैं। बेटा ये किसी आर्टिकल में नहीं है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में अतिरिक्त जानकारी है, केवल और केवल अतिरिक्त जानकारी है। जैसे अगर मैं बात बताऊं कि सर क्या यह प्रशासनिक है? सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, डिलिमिटाइजेशन करना, मतदान सूची तैयार करना, चुनाव की तारीख और समय सारणी तैयार करना, यहाँ से हमें पता लगता है प्रशासनिक है। सर क्या मैं इलेक्शन कमीशन को राज्य कह सकता हूँ? ये बहुत ही अलग लेवल की बात होगी। क्या मैं इलेक्शन कमीशन को राज्य कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन इज अ स्टेट। मैं कह दिया मेरे मुंह पे आके दीवार फोड़, मैंने तो कह दिया कि हाँ जी इलेक्शन कमीशन एक स्टेट है। और ये कहते ही मैंने आपको समझाया क्योंकि बेटा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव गुण पाए जाते हैं और इसका संविधान में जिक्र भी किया गया है, तो हम इसको राज्य कह सकते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल कंटेंट है, यहाँ से टफ लेवल बढ़ेगा। दूसरा एक एडवाइस होता है, सांसदों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को सलाह देना इनका काम है, विधायकों की अयोग्यता पर राज्यपाल को सलाह देना इनका काम। ये बात आप पहले से जानते हैं कि सर जी आर्टिकल में दर्शाया गया 103 में ये बात बताई गई है कि अगर किसी व्यक्ति है कोई और उसकी वो सांसद है, उसको पद से हटाया जाना है, तो सजा कौन देगा? सलाह कौन देगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सलाह देगा। यहाँ पर बताया जाता है। बहुत बढ़िया। तीसरा क्वासी जुडिशियल, यह इसकी प्रकृति है, यह इसकी प्रकृति है, नेचर है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना इसी का काम होता है, चुनाव चिन्ह विवादों का निपटारा करना इसी का काम होता है। तो इसके पास कुछ जुडिशरी की पावर भी है। कहीं पर चुनाव चल रहे हैं, चुनावों को रद्द करना या चुनावों की अगर देखा जाए तो चुनावों के अंतर्गत होते हैं ना ऑथेंटिसिटी को नापना कि चुनाव ठीक हुए हैं नहीं हुए हैं, वो भी इसी का काम होता है। तो इस चीज को आप लिखना, चुनावों की स्पष्टता को देखना, चुनावों की स्पष्टता को देखना इसका काम है। स्पष्ट स्पष्टता को देखना, तो चुनावों की स्पष्टता को देखना इसका काम होता है। देखना कि चुनाव गलत तो नहीं हुए, चुनाव की स्पष्टता को भी देखा जाता है, वो इसी माध्यम से देखा जाता है। तो मेरे लाल चुनावों की स्पष्टता को देखना भी इसी के अंतर्गत आता है। इसको अर्ध न्यायिक यानी इसको हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल चुनाव, इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं मेरे लाल? इसको क्वासी जुडिशियल चुनाव इसको बोला जाता है। इस बारे में ध्यान रखना। अब बच्चे कहेंगे सर ये बात आर्टिकल में क्यों नहीं रखी गई? आर्टिकल लिमिटेड होते हैं। ये शक्तियां हमें समय के साथ समझ में आती हैं। ये शक्तियां शुरुआत में थी या नहीं, ये हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आता। ये शक्तियां हमें धीरे-धीरे समझ में आती है, ये काम किस तरह है। इसके लिए अलग से अधिनियम लाए जाते हैं, समितियां बनाई जाती हैं। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना शुरुआत में नहीं था। कहा गया कि संसद इस पे काम करेगा, लेकिन आगे चलकर फिर कहा गया कि भाई संसद कैसे काम कर सकता है, वहां तो खुद राजनेता बैठते हैं। तो डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकला कि ये काम भी हम इलेक्शन कमीशन को देते हैं। ठीक बात? तो ये सवाल आपके पूछे जाएंगे, इसके नेचर के बारे में मैंने आपको बताया। अब जैसे इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। आचार संहिता का उल्लंघन इंदिरा गांधी ने किया। ये बात कौन क्लियर करेगा कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है नहीं हुआ? बताओ। सर ये बात भी तय करने की जिम्मेदारी हमारे इलेक्शन कमीशन को ही है। इलेक्शन कमीशन ही कहेगा कि हाँ जी अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो ऐसे हुआ। ओके बेहतरीन। आगे हम चर्चा करते हैं इसकी पावर्स के बारे में। अब जैसे राजनीतिक दलों को चुनाव है, तो राजनीतिक दलों के सिंबल या फिर इनको राजनीतिक दल का दर्जा कैसे दिया जाता है? सर प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी या राज्य दल यानी स्टेट पार्टी का दर्जा देना होता है। विवाद होता है, पार्टी में फूट होने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोर्ट की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हुआ, बैलों की जोड़ी वर्सेस गाय और बछड़ा। यहाँ पे आपके दो चुनाव चिन्ह बने थे जो अलग अलग दे दिए गए थे। इंदिरा गांधी ने बैलों की जोड़ी दी थी, गाय और बछड़ा कांग्रेस से विभक्त हो गया था। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है। अच्छा कोई नेशनल पार्टी है या नहीं है, या किस तरीके से तय किया जाएगा बताइए? मुझे बताना पड़ेगा चीजें तय नहीं। राष्ट्रीय दल की मान्यता कितने दलों को मिली हुई है, और अगर सच सच बताऊं तो सर यह दर्जा लेने के लिए आपके आधार क्या होंगे? ठीक है बहुत बढ़िया। इसमें हम बात करते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां कौन-कौन सी हैं। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और इसके लिए एग्जांपल भी हमें बताना पड़ेगा। पहले मैं बात बताता हूं कि आपकी नेशनल पार्टीज कौन-कौन सी हैं। तो वर्तमान में आपकी नेशनल पार्टीज 6 हैं। कितनी नेशनल पार्टी है मेरे पास? 6 नेशनल पार्टी आपको देखने को मिल रही है। और 6 नेशनल पार्टी कौन-कौन सी? सबसे पहले आपको देखने को मिलती है सर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, दूसरी है सर आपकी जो आपकी आम इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरी है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम, चौथी है आपकी आम आदमी पार्टी, चौथी है आपकी आम आदमी पार्टी एएपी, ठीक है आम आदमी पार्टी, पांचवी है आपकी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और छठी पार्टी आपकी जो देखने को मिलेगी उस पार्टी का नाम है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, राष्ट्रीय लोक पार्टी आपको देखने को मिलती है एनपीपी। तो मेरे लिए ये 6 आपकी पार्टीज हैं। इनको आधार क्या होंगे वो बता देता हूं। दीस आर 6 पार्टीज। ये 6 पार्टीज आपकी हैं। ये 6 पार्टीज आपकी हैं जो जरूरी है। 6 पार्टीज आपकी हैं जो जरूरी है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम चर्चा करते हैं कि भैया ये और बता दीजिए कि इन पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दल का अगर दर्जा दिया जाना है तो दर्जा कैसे दिया जाता है, तो वो भी बता दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं इनको आपकी पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है। ठीक है चलिए सर आधार क्या होता है, किस आधार पर यह नेशनल पार्टी बनती है? आधार टू नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है कोई भी पार्टी? सर नेशनल पार्टी का दर्जा मिलना बहुत आसान काम नहीं है। पहला सभी पहचान होनी चाहिए 4 से अधिक राज्य में पहचान, 4+ स्टेट्स में होनी चाहिए, 4+ स्टेट्स में हो, स्टेट्स में हो। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर चुनाव हो रहा है तो 2% से अधिक आप उसकी सीट्स को हासिल करें। दूसरा पॉइंट यह है 2% से अधिक सीट्स आप हासिल किए हुए हैं, सीट्स हासिल होनी चाहिए, हासिल राइट। या इसी के अंदर और का केस आता है, इसमें एक और का केस बन जाता है कि वोट का 6%, कि वोट का 6% मिनिमम हासिल, मिनिमम हासिल। और ऐसा नहीं है कि आपको ये जो वोट मिली है सारी या फिर ये आपको सीट्स मिली है सारी या आपको वोट्स मिली है सारी ये सब एक ही जगह से मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं।
ये सीट्स या वोट्स अगर मिली है तो यह तीन अलग अलग मिनिमम तीन अलग अलग राज्य से मिली, मिनिमम तीन अलग अलग राज्य से मिली हुई चाहिए, तीन अलग अलग राज्य से। तो मेरे भाई ये आपका एक केस काम करता है, कैसे कैसे काम करता है मैंने बताया, पहला केस, दूसरा केस, ये तीसरा केस होगा और यह मेरे लाल चौथा केस आपका हो जाएगा। तो यह चार प्रक्रियाएं मैंने बताई जिस माध्यम से किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया जा सकता है। आई होप कि मैं आपकी बुद्धि में सेट करा पाया हूं कि यह चीजें किस प्रकार से आई होंगी। ये तीन अलग अलग राज्य से होनी चाहिए तभी नेशनल पार्टी बन सकती है। आज की डेट में 6 नेशनल पार्टी है। ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि इसको हम क्वासी जुडिशियल क्यों कह सकते हैं, इसको हम क्वासी जुडिशियल क्यों कह सकते हैं, वो मैंने यहां पर आपको समझाया था। इसको हम क्वासी जुडिशियल इस कारण से कह सकते हैं। बात आई समझ में? मुझे समझ आया। चार स्टेट में पहचान का मतलब है कि वो चार अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ पाई हो, चार अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ पाई हो। अभिमन्यु आपका परिणाम स्वीकार किया जाता है, क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या होगा, थोड़ी सी हम बात करते हैं आचार संहिता से। कुछ बच्चों को नहीं पता है कि ये आचार संहिता क्या होती है। इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है, इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। ये है क्या? चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि चुनाव में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके अवधि होते चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही लागू हो जाता है, पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू होता है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। कानूनी स्थिति होती है, किसी कानून का हिस्सा नहीं है, नॉट स्टैट्यूटरी, लेकिन इसका पालन सख्ती से किया जाता है। कारण क्या होता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देता है, सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका, सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका दिया जाता है, बराबरी का मौका देता है, बराबरी का मौका देता है। इसके अंदर जो मेजर रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती, जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते, और इसके अंदर पैसे के दम पे वोट नहीं कराई जा सकती। बहुत सारे लोग पैसे बांट देते हैं, तो पैसे वगैरह नहीं बांटे जाते। इलीगल सप्लाई लोगों को नहीं दी जाती, इलीगल सप्लाईज लोगों को नहीं दी जाती। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पे मान के चलो आपके जो प्रधान है उसने आपको मिठाई बंटवा दी, उसने आपको पैसे बंटवा दिए, ये इलीगल होता है। अगर तुम इस चीज की शिकायत करोगे कि हमारे प्रधान ने ऐसे ऐसे हमारे साथ ये चीज करी है, तो केस बनेगा प्रधान के ऊपर। ठीक है, चलो दूसरा, आदर्श आचार संहिता के लिए एक और डिस्कशन और होता है। आदर्श आचार संहिता, ये प्रारंभ आपकी कहां से होगी? प्रारंभ से मुझे याद है 1960 और 61 के बीच में यह केरल के अंदर अनाउंस की गई थी, केरल में यह अनाउंस की गई थी और 1862 में 1962 में इसका प्रयोग हुआ है केरल में। अनाउंस प्रयोग भारत में पहली बार विधानसभा, ये लोकसभा में कब लगी? 1970 के चुनावों में भारत में पहला प्रयोग, 1970 लोकसभा में पहला प्रयोग, लोकसभा में पहला प्रयोग इसका, पांचवी लोकसभा थी, वहीं प्रयोग हुआ। और इंदिरा गांधी के ऊपर मामला जो दर्ज किया गया था, इंदिरा गांधी मतलब राजनारायण वर्सेस स्टेट, इंदिरा गांधी के खिलाफ केस चला है। इंदिरा गांधी केस हार गई थी, इंदिरा गांधी की सीट को असंवैधानिक घोषित किया गया था, वो यहीं से हुआ था। ठीक है, बहुत बेहतरीन, आगे बढ़िए, आगे हम देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपको कई बार कुछ चीजें देखने को मिलती हैं कि ईवीएम वगैरह भी आपकी आई है, ईवीएम वगैरह भी आई है। ठीक है, चलो एग्जिट पोल्स भी हैं, वीवीएम पैट है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए चुनाव से मेरे भाई, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं और इसको थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो बहुत ध्यान से आप समझना। जैसे कि मैंने बताया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्री 2000 एरा की, 2000 से पहले के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, उनको एक एक लाइन में समझा रहा हूं, इसको आप समझ लेना। सर राष्ट्रीय पार्टी चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकती है? ये एक बच्चे का अच्छा सवाल है, बेटा लिख लो। राष्ट्रीय पार्टी यहाँ कितना पैसा खर्च कर सकती है? अगर एक एमपी लेवल का आदमी है तो 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। अगर कोई एमएलए लेवल का आदमी है वो 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है पर कैंडिडेट। पार्टियों के लिए कोई कैपिंग नहीं है, वो जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। अगर कोई नेशनल पार्टी बनती है तो उसको 50 स्टार प्रचारक मिलते हैं, 50 स्टार प्रचारक मिलते हैं, अगर नहीं है तो 20 स्टार प्रचारक मिलेंगे। जो नेशनल पार्टी है उनको दूरदर्शन टेलीविजन पे अलग से स्लॉट मिलता है, चाहे तो वो वहां पर भाषण दे सकते हैं। ठीक है, याद रखना। मतदान की आयु देखो, कुछ प्रमुख प्रावधान है कि 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया था। किसने किया था भाई? राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी समय पीएम हुआ करते थे, उन्हीं के कहने पर ऐसा किया गया था और ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुनावों के अंदर युवा भागीदारी बढ़ जाए, चुनावों में युवा भागीदारी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। ईवीएम का आगमन, सर ईवीएम का जो प्रथम प्रयोग आपका किया जाता है, ईवीएम का आगमन पहला प्रयोग केरल में हुआ था, प्रथम केरल में हुआ था 1982 में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू होता है 1998 में, अनाउंस हुआ के होगा। और गोवा विधानसभा में इसका प्रयोग होता है, गोवा विधानसभा में 1999 में प्रयोग हुआ। गोवा विधानसभा में इसका प्रयोग कब होता है मेरे लाल? सर 1999 में इसका प्रयोग होता है गोवा विधानसभा में। और ईवीएम का प्रयोग लोकसभा में पहली बार कब हुआ? लोकसभा में सिर्फ 2004 में पहली बार हुआ था, 2004 में प्रथम बार हुआ था। लेकिन पूर्ण प्रयोग इसका कब हुआ? पूर्ण लोकसभा प्रयोग, पूर्ण प्रयोग इसका कब होता है? पूर्ण होता है 2014। 2014 का संपूर्ण चुनाव आपका ईवीएम बेसिस पर ही हुआ है। याद रखना, मजा आ गया? चलो, कर्मचारियों की प्रतियुक्ति, चुनाव के दौरान सभी कर्मचारी ईसीआई के नियंत्रण में माने जाएंगे। डीम्ड टू बी द वन डेपुटेशन, डेपुटेशन होता है जैसे टीचर्स वगैरह भी होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी होते हैं, उनकी इलेक्शन में जो ड्यूटी लगती है, इलेक्शन में जो ड्यूटी लगती है उस समय चुनाव आयोग के अधीन माने जाते हैं। लोकसभा में 2004 में ही इसका प्रयोग हो गया था, लेकिन पूरा का पूरा जो चुनाव है जो आपका यहाँ पर होता है यहाँ पे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ईवीएम के लिए थोड़ा सा। एग्जिट पोल्स परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल दिखाने पर रोक भी लगाई गई थी, बट अभी फिलहाल में रद्द कर दी गई है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। शुरुआत में कोशिश की गई थी ऐसा किया जाए, बट वही है कि लोग मानते कहाँ हैं, नहीं माने तो यह प्रोविजन हटा दिया। दूसरा, हमें यहाँ पर पता लगता है कि वीवीपैट की शुरुआत वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल पारदर्शिता के लिए होता है। ईवीएम में वोट इसी के माध्यम से पड़ती है। जब ईवीएम पे बटन दबाते हो तो साथ में वीवीपैट 2013 में आता है, इस पे भी वोट छपती है, अलग बॉक्स में जाती है। नेक्स्ट, नोटा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस का विकल्प आपका 2013 में आता है। इसका जो प्रयोग है छत्तीसगढ़, इसका जो प्रयोग है मेरे लाल वो कहाँ पर किया गया था? इसका प्रयोग छत्तीसगढ़, पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ था, मेघालय मिजोरम, मेघालय में हुआ, मिजोरम में हुआ और दिल्ली में हुआ और राजस्थान में हुआ। यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है, राजस्थान में हुआ था। आपराधिक रिकॉर्ड्स, एंटीसीडेंट, उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी मीडिया में देनी होगी। यह अभी रिसेंट में आपका चल रहा विवाद है, तो यह अब लागू हो चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव के लिए कंटेस्ट करता है तो उसको अपनी आपराधिक जानकारियों को मीडिया में बताना पड़ता है ताकि वह जन लोग के पास पहुंच पाए। न जाने कौन सी शिकायत के हम शिकार हो गए, मेरी जान जितना दिल साफ रखा उतना हमको निगार हो गए। ऐसा अज्जू सैनी का कहना है। अज्जू का मुझे लगता है जो तो किसी से एकदम नस काटा प्यार हो गया है, लेवल है भाई अज्जू का। अज्जू कुछ नहीं लगा इन बातों में। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा सा और समझिए ना कि कुछ मेजर कमेटीज हैं जो आपकी बात करती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। ये कमेटीज पेपर में बार-बार पूछी जाती हैं, तो कृपया करके आप इन कमेटीज को लिख लीजिए। पहली समिति आती है तारकुंडे। कौन से कुंडे? तारकुंडे। तारकुंडे समिति यहाँ पर आती है। जैसे तारकुंडे समिति 1975 में आती है, तारकुंडे। और तारकुंडे समिति ने ही ये कहा था, तारकुंडे समिति ने ही ये कहा था कि मतदान आयु 18 वर्ष की जाए। इसी ने इलेक्शन एज को कितना किया था? 18 प्लस किया था।
इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनावों के राज्य वित्तपोषण स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन कि अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो उसके खर्चे की जिम्मेदारी उठाना ये काम राज्य का ही होना चाहिए। इसके ऊपर राज्य ही डिसीजन लेके खर्चा उठाए। कोर्ट ने ईवीएम को मंजूरी कब दिया? 2004 के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दे चुका था। केस चलता रहा है कोर्ट में। 2013 में भी केस चला है, 2002 में भी केस चला है। ठीक है, चलिए आगे। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसमें ईवीएम का उपयोग के ऊपर कहा गया था कि ईवीएम का उपयोग पॉसिबल है। दलबदल कानून में सुधार किया गया था और बैलेट पेपर में फोटो भी इसी में यूज किया गया था कि बैलेट पेपर में फोटो, इलेक्टोरल लिस्ट में फोटो भी इसी में यूज किया गया था। लिस्ट में फोटो, ठीक है। फोटो इलेक्टोरल लिस्ट में आपने कभी वोट डाली है? मैंने वोट डाली है, मुझे बताइए ऑब्वियसली, मैं तो वोट डाल चुका हूं। तो जो वोट आते हैं उस पे नाम लिखा था कि जीत सिंह राणा सन ऑफ राम कुमार सिंह राणा, ठीक है, ग्राम इनका ये है और फोटो लगा होता है, एकदम गुस्से वाला फोटो है, इस तरीके से करके फोटो लगा रहता है। तो उसी फोटो का इलेक्टोरल लिस्ट में होना ये दिनेश गोस्वामी समिति के बाद ही हो पाया, राइट? एक्जेक्टली। जीवन रेड्डी समिति की अगर मैं बात करता हूं 2004 में, जीवन रेड्डी समिति आई है 2004 में, इसमें आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाई गई थी कि जिसके आपराधिक रिकॉर्ड है वो चुनाव में ना आए। फिर इसमें एक रिलैक्सेशन दिया गया कि 2 वर्ष से कम सजा वाले उम्मीदवार आ सकते हैं। इसमें रिलैक्सेशन आता है। अगर मैं आपको बताऊं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के माध्यम से कहा जाता है। इसका धारा 8 आपको देखने को मिलती है। धारा 8 बताती है कि अगर सजा 2 वर्ष से कम है, इसमें बताया जाता है कि अगर सजा 2 वर्ष से कम है, सजा 2 वर्ष से कम है, सजा 2 वर्ष से कम है तो चुनाव में आप लड़ सकते हैं। लेकिन अगर सजा 2 वर्ष से ज्यादा है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आया। चलो ये भी अच्छा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रखो। संडी क्या रहा है? संडी भाई, संदीप कुमार। आपके घर वाले आपको संडी नहीं कहते? हमारे यहाँ तो मुझे तो पता नहीं है तुम्हारा क्या नाम है। संदीप, आगे हम बात करते हैं। दूसरा, ये आपकी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, ठीक है। चलो इसको हम समझ पाएंगे, यही आपको इसमें इंपॉर्टेंट समझना होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। मेजर कमिटीज के बाद अब हम बात करते हैं भाग 16 की। भाग 16 की बात करते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है सच, नाम से एक बच्चा है जो आरपीएफ में सेलेक्ट हो चुका है। आपका बहुत बता मिला, बहुत बता। लीजिए बात करते हैं जीत राणा जीएस के ऊपर भाग 16 ऑफ इंडियन पॉलिटी, आर्टिकल 330 से लेकर 342। इसमें क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, इसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसको ही क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन के नाम पर जाना जाता है। इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन। इसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहा जाता है। इसका मतलब होता है राजनीतिक आरक्षण, इसी को बोलते हैं। इसी को हम राजनीतिक आरक्षण बोलते हैं। आरक्षण राजनीतिक हम इसी को बोलते हैं। राजनीतिक आरक्षण पढ़ाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे तो आपको यही देखने को मिलता है मेरे साथ, ठीक है। चलिए बात करते हैं छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे बातों से संबंधित कुछ मैटर्स। बहुत ही बेहतरीन। मेरा इसमें आर्टिकल 330 से 342 है। बस एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि पहली बार भारत में राजनीतिक उपचार या कहीं तो राजनीतिक आरक्षण, इसका पहला जिक्र कहां पर किया गया है? तो आप बताइए कि इसका पहला स्पष्टीकरण कहां दिया गया है? अगर मैं देखता हूं कि राजनीतिक आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इसका प्रथम विवरण कहां दिया गया है? तो इसका प्रथम विवरण अगर आप समझेंगे, प्रथम विवरण कहां पर है तो बताइए। प्रथम विवरण, इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहां पर है? सर इसका जो पहला विवरण है वो आपको कहां दिया जाता है? इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन 1932 के यरवदा जेल अकॉर्ड में दिया जाता है। कहां दिया जाता है सर इसका प्रथम विवरण? यरवदा जेल अकॉर्ड में दिया जाता है। यरवदा जेल अकॉर्ड में दिया जाता है। जेल अकॉर्ड में दिया जाता है। यरवदा जेल समझौते में दिया जाता है। तो याद रखना कि कहां दिया जाता है इसका प्रथम विवरण? यरवदा जेल समझौते में जो 1932 में हुआ था, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था और पहली बार एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन को रखा। 1932 यरवदा जेल समझौता, यरवदा जेल समझौता यहां पर हुआ। सर मम्मी की सैंडी बोलती हैं और आप बोलते हैं थैंक यू भाई सैंडी। लेकिन इसमें गांधी जी ने सिग्नेचर नहीं किए थे। गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किया। पूना पैक्ट, जिसको यरवदा जेल अकॉर्ड भी बोलते हैं, इसी को पूना पैक्ट भी बोलते हैं, 1932 में। इसमें पहली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन की चर्चा की गई थी। इसमें होता है कुछ जातियों को सामाजिक तौर पर स्पष्टता कराने के लिए, सामाजिक तौर पर उनके कद को बढ़ाने के लिए, सामाजिक तौर पर उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि इसके अंदर पैसा दे दिया जाए उनको ताकि वो समाज में स्थिति सुधार पाएं। पैसा आपकी स्थिति नहीं सुधार सकता। अगर समाज में सामाजिक तौर पर स्थिति बनानी है तो उसके लिए जरूरत होगी कि आप सामाजिक अपनी तवज्जो बढ़ाएं, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करें। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम इसके आर्टिकल्स की बात करते हैं कि आर्टिकल्स आपके कैसे कैसे समझे जाने। बहुत बेहतरीन आर्टिकल्स का डिस्कशन ये रहा मेरे लाल। आर्टिकल्स की शुरुआत होगी 330 से। लोकसभा में आरक्षण, रिजर्वेशन इन लोकसभा बताया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षण रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं एससी एसटी के लिए, एससी के लिए 84 सीट रिजर्व है, 84 सीट रिजर्व है। एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। तो एससी और एसटी के लिए अलग-अलग सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखें कि एससी और एसटी के लिए अलग-अलग सीट्स का रिजर्वेशन है, मेरे लाल में किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखें। याद रखें, मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत होगी, आप समझ पाएंगे अच्छे वाला। मेरे लाल में भेज रहा हूं आपको करंट अफेयर, ठीक है, टेंशन। अब पूछा जाता है कि 84 सीट मैक्सिमम कहां से है? चलिए मैक्सिमम नंबर आपका उत्तर प्रदेश से है, मैक्सिमम फ्रॉम यूपी है, मैक्सिमम यूपी से है, 23 है लगभग मैक्सिमम आपकी यूपी से है। और अगर मैं यहां बताऊं 47 सीट मैक्सिमम आपकी 15 के आसपास है, वो एमपी से है। दूसरा, वर्तमान में 2001 की जनगणना के आधार पर प्रभावी है 2026 तक। तो 2001 की जनगणना जो हुई है उसके बेसिस पर ये सारी सीटों का रिजर्वेशन है। और अगर हम बात करते हैं आरक्षण का आधार हमेशा ही जनसंख्या के बेसिस पर होता है। सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन यूपी में है, सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन एमपी में है, इसी वजह से इनकी सीट का रिजर्वेशन यहां ज्यादा ही रखा गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। कोई दिक्कत हुई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हम समझ पाएंगे इस वाले आर्टिकल को बहुत बढ़िया तरीके से। समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 330 के बाद 332 को समझना। अब 31 और 33 को भी समझाऊंगा, 332 को समझ लीजिए। इसमें बताया जाता है राज्य की विधानसभाओं में भी आरक्षण रहेगा, रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेचर। राज्य की विधानसभा होती है वहां पर भी आरक्षण रहता है, बट इसमें संख्या निर्धारित नहीं होती मेरे लाल, इसमें संख्या निर्धारित नहीं होती। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती है। असम के स्वायत्त जिला में एक विशेष प्रावधान मिला, यह प्रावधान विधान परिषद में लागू नहीं होता, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लागू नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो पॉपुलेशन के आधार पर होता है। और बच्चे जो 331 और 333 है उनको